So, Assalamu alaikum. Now, today we are going to discuss two chapters, chapter number 16 and the chapter number 18. अंदर आप लोग देखेंगे बीच में नाइट्रिक ऑक्साइड वाला और वेजोएक्टिव पेप्टाइड वाला चैप्टर होगा, वो नहीं करना होता. ये वाले चैप्टर्स करने होते हैं, वो होते ही नहीं इंक्लूडेड. सो जो पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 16 ऑफ द मिनी कैटजंग, इट इज रिगार्डिंग हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड एर्गोट एल्कलॉइड्स. इसमें से भी जो सेरोटोनिन और एर्गोट एल्कलॉइड्स है वो इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, बट हिस्टामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्टामिन क्योंकि आपकी डेली लाइफ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. सबसे पहले अगेन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, यू हैव टू डू द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हिस्टामिन होगा, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट आप पढ़ोगे. आप लोग को याद है आपने जीआईटी में हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट पढ़े होंगे अभी रिसेंटली आप लोगों ने किए होंगे, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द एसिड प्रोडक्शन. और आप लोग गर्ड के लिए यूज करते थे. डिफरेंट जीआई कॉम्प्लिकेशंस जो आप लोग देखते थे ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एसिड, वो आप यूज करते थे. बट ये अब कंपैरेटिवली उतने ज्यादा यूज नहीं होते. अब ज्यादातर यूज कौन से यूज होते हैं बताएं, आप लोग ने पढ़ लिया होगा. अब आजकल के जमाने में कौन से ज्यादा यूज होने लग गए? आजकल अब यूज होती हैं ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. ओमेप्राजोल, आप लोगों ने राइजिक का नाम बहुत सुना होगा. राइजिक का आप लोग जाएं कभी हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में आप रिपोर्ट देखना, हर किसी को राइजिक लग रहा होगा. द रीजन इज के जब कोई पेशेंट लेटा होता है तो रीगर्जिटेशन ऑफ एसिड, रीगर्जिटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो तब ओमेप्राजोल दी जा रही होती है. सही हो गया. तो बाकी इसके अलावा आप लोगों ने ये H2 एंटागोनिस्ट पढ़ लिया हुआ है, तो मेन फोकस आज हमारे H1 एंटागोनिस्ट होगा. बिफोर डिस्कसिंग दिस एंटागोनिस्ट हमें पता होना चाहिए कि हिस्टामिन का फंक्शन क्या है. सेम इज द केस विद सेरोटोनिन. इसके एगोनिस्ट में ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे, और एंटागोनिस्ट में इसके ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे. बाकी भी डिस्कस करेंगे लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है. और एर्गोट एल्कलॉइड्स भी एक दो पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. ये थोड़ा माइनर है, बुक में आप लोग पढ़ते हो इन्होंने हर चीज इकट्ठी मिक्सचर बना के लिख दी हुई है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं आता. बट अगेन मैंने एमसीक्यूज पॉइंट्स अलग किए हुए हैं, तो आप लोगों के वो इजीली कवर होंगे. सबसे पहले हिस्टामिन के बारे में आप सब जानते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस में ये ज्यादा होता है. यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि जब आप कहते हो एलर्जिक में हिस्टामिन भी रिलीज हो रहा होता है. मास्ट सेल के अंदर भी हिस्टामिन प्रेजेंट होता है. मास्ट सेल अगर रप्चर होंगे तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा. ऐसा होता है कि नहीं होता? हिस्टामिन के बारे में आप लोग का इतना बेसिक नॉलेज है इसके रिगार्डिंग? सारी चैट पे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें साथ साथ. हिस्टामिन के बारे में सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इसके रिसेप्टर्स पता होने चाहिए कि हिस्टामिन किन रिसेप्टर्स पे लग सकता है. रिसेप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो H1 और H2 है, बट ये इसके H3 रिसेप्टर्स भी होते हैं, H4 रिसेप्टर्स भी होते हैं. सही हो गया. फिर इसके बाद आपको इनके पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए. ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है. सही हो गया. पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हिस्टामिन इज आल्सो एमसीक्यूज क्वेश्चन. H1 का GQ है. आपको पता है ना कि किस तरह पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि वो पूछ लेंगे कि अगर हिस्टामिन का लेवल ज्यादा हुआ है तो IP3 का लेवल और डैक का लेवल क्या होगा, या वो इस तरह पूछते हैं. तो ये आप लोगों ने जैसे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में पढ़ा था, आप लोगों ने इधर भी वो देखने हैं. H1 का GQ है, H2 का GS है, H3 और H4 का GI है. इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या होती है? H1 की इंपॉर्टेंट लोकेशन में आप स्मूथ मसल देखोगे, एंडोथेलियम देखोगे, ये इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है. H2 की गैस्ट्रिक म्यूकोजा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि आपको सबसे ज्यादा पहले पता होनी चाहिए. ये H1 और H2 की ये तो पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद H3 की न्यूरॉन और H4 की ल्यूकोसाइट. आप लोग H4 की ल्यूकोसाइट कह सकते हो, और H3 इसकी लोकेशन न्यूरॉन्स. तो इनकी लोकेशंस पता लग गई कि ये रिसेप्टर्स पड़े कहाँ पे होते हैं. इन रिसेप्टर की लोकेशंस पता लग गई. H1 ऑन द स्मूथ मसल्स एंड द एंडोथेलियम. H2 गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे.
H3 इन द न्यूरॉन्स और H4 इन द ल्यूकोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स पे होते हैं। इनके रिसेप्टर मैकेनिज्म मैंने बता दिए, ये प्रोटोटाइप्स हैं इनकी। आप लोगों ने सिमेटिडीन पढ़ी होगी, ये H2 के रिलेटेड है। चले मुझे इसका सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या आप लोगों ने पढ़े हैं। सिमेटिडीन के सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या पढ़े हैं? सिमेटिडीन के आप लोगों ने साइड इफेक्ट्स पढ़े होंगे। Yes, these HR histaminic receptors. सिमेटिडीन के आपको साइड इफेक्ट नहीं याद? एंटी एंड्रोनर्जिक, इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम, सिमेटिडीन। आप लोगों ने H2 एंटागोनिस्ट अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जो GI का लेक्चर हुआ है उसमें आप लोग को H2 एंटागोनिस्ट करवाए नहीं गए? ऑब्वियसली करवाए गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे ये ना करवाए गए हो। तो आप लोग साथ साथ लेक्चर रिवाइज किया करें। जब लेक्चर रिवाइज करेंगे तो ये चीजें याद रहेगी। सिमेटिडीन के बारे में याद रखना है, ये मार्केट से उठा लिए गए थे। क्यों उठाए गए थे? क्योंकि ये जो मेल है, मेल में सेक्सुअल डिस्टर्बेंस करवा रहे थे, तो सिमेटिडीन उठा ली गई थी मार्केट से दवाइयां। तो ये किनको दे दी जाती थी? बूढ़े लोगों को प्रेफर कर दी जाती थी। सही हो गया? वरना इट मे कॉज इम्पोर्टेंस और मतलब सेक्सुअल डिस्टर्बेंस करवाते हैं, क्योंकि एंटी एंडोलर्जिक इफेक्ट है इनका। सही हो गया? ये बात याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका। तो ये तो आप लोग कर चुके हो। अब हिस्टामीन के बारे में हम थोड़ा सा और करते हैं कि हिस्टामीन अमाइनो एसिड से बनती है हिस्टिडीन, और उसके बाद स्टोर हो जाती है मास्ट सेल में इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स इन द गट। आप लोगों ने इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स हिस्टोलॉजी में पढ़े होंगे कि गट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल आप सबको पता है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल का आपने याद रखना है। जब IgE के ऊपर आके कोई एलर्जिक मटेरियल लगता है और फिर ये मास्ट सेल के साथ जाके आपका IgE अटैच होता है, तो ये ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामीन रिलीज होती है। हिस्टामीन रिलीज होके क्या क्या करवाती होगी? हिस्टामीन एलर्जिक रिएक्शंस करवाती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेजोडाइलेशन। आप लोग को याद है एनाफाइलेक्सिस में क्या क्या होता था, या वो भी भूल चुके हैं कि एनाफाइलेक्सिस में क्या होता था? वेजोडाइलेशन होती थी कि नहीं होती थी? वेजोडाइलेशन होती थी। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती थी कि नहीं होती थी? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती थी। ये सारी चीजें पढ़ी थी। एडिमा हो जाता था कि नहीं हो जाता? व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल, उसके दरमियान में परमेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं दरमियान में परमेबिलिटी वेसल्स की इंक्रीज होती है, तो एडिमा हो जाता है, पेन और इचिंग होगी। अब मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों ने पढ़ा था एपिनेफ्रीन के बारे में, तो एपिनेफ्रीन ड्रग ऑफ चॉइस इसकी थी। सही हो गया? अब मुझे बताएं एपिनेफ्रीन का हिस्टामीन रिसेप्टर की जो ऑपोजिट कर रही है इसके इफेक्ट, उससे क्या ताल्लुक बनता है? देखें, हिस्टामीन की वजह से एलर्जी हुई है, एपिनेफ्रीन हम उसको दे रहे हैं, तो ये इसका क्या रिलेशन हुआ हिस्टामीन के साथ? हिस्टामीन के रिसेप्टर्स के साथ क्या रिलेशन हुआ? क्या क्यों दे रहे हैं हम एपिनेफ्रीन पे? कोई रिलेशन बनता है इनका एपिनेफ्रीन का? यस, वी आर प्रिवेंटिंग एनाफाइलेक्सिस शॉक, ये तो हमें पता है। इसका रिलेशन क्या है? एपिनेफ्रीन और हिस्टामीन का अगर आपसे कोई कहे कि क्या रिलेशन है? वेरी गुड, एंटागोनिस्ट। कौन सा एंटागोनिस्ट, ये बताएं आप। एंटागोनिस्ट का रिलेशन है क्या? कौन सा एंटागोनिस्ट है? विच टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट? एपिनेफ्रीन और H1 रिसेप्टर। वेरी गुड, इट इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। पूछा जाता है कि एपिनेफ्रीन का हिस्टामीन के साथ क्या रिलेशन है? व्हाई यू आर गिविंग एपिनेफ्रीन इन एलर्जी ड्यू टू हिस्टामीन? क्यों दे रहे हो, जबकि रिसेप्टर्स दोनों के जिस पे एक्ट करता है वो दोनों की डिफरेंट है? तो इट इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। एपिनेफ्रीन इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, याद रखना है, नॉट कॉम्पिटिटिव। इट इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट वो होता है जो कि कहाँ पे दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पे लगे। एक रिसेप्टर का काम अगर कोई चीज ज्यादा करना है, दूसरे का काम कम करना होगा। सही हो गया? डिफरेंट रिसेप्टर्स पे लग रहे हैं। अब ये पॉइंट याद रखना है।
ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में आप लोग को याद है कि एक आप लोग बचपन में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ के आए थे कि ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। अगर आप कोई ब्लंट चीज से रब करो तो उसमें फ्लैश फ्लेयर व्हील आप लोग पढ़ते थे। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स इज द क्लासिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हिस्टामिन इफेक्ट। हिस्टामिन क्या कर रही है, वेजो डायलेशन होगी, वहां पे रेडनेस होगी कि नहीं होगी, वहां पे व्हील बनेगा, वहां पे एडीमा होगा हिस्टामिन की वजह से। वहां पे जब मैंने कहा है कि हिस्टामिन वेजो डायलेशन भी करवाती है और हिस्टामिन परमेबिलिटी भी इंक्रीज करवाती है, तो एडीमा होगा कि नहीं होगा। तो एडीमा भी होगा, वेजो डायलेशन की वजह से रेडनेस भी होगी। तो ऐसा होता था कि नहीं होता था। ये हिस्टामिन के, अगर आपको हिस्टामिन का फंक्शन पता है देन यू गो फॉर द एंटागोनिस्ट। एक चीज होती है मेस्ट्रोसाइटोसिस। मेस्ट्रोसाइटोसिस के बारे में आपको बताना चाहिए। मेस्ट्रोसाइटोसिस होता है कंडीशन व्हेन द, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन वेयर द इम्यून सेल्स कॉल्ड मास्ट सेल बिल्ड अप अंडर द स्किन। मास्ट सेल इसमें ज्यादा हो जाते हैं। अगर मास्ट सेल ज्यादा हो जाते हैं इट मींस जब उनमें से रिलीज होगा हिस्टामिन, तो हिस्टामिन आएगा तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो आप हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट मेस्टोसाइटिस में, साइटोसिस में यूज कर सकते हो। मुझे बताएं, आपने एक ड्रग पढ़ी थी जो आपने कहा था मेस्टोसाइटोसिस में यूज होती है और कार्सिनोइड ट्यूमर में यूज होती है, किसी को याद है वो ड्रग? आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक ड्रग पढ़ी थी जो कि आप लोग कहते थे कि मेस्टोसाइटोसिस में भी यूज होती है। यस, आप लोगों ने पढ़ी थी नॉन, आप लोगों ने पढ़ी होंगी फेंटोलामीन। याद नहीं आप सबको, आप लोगों ने पढ़ी थी कि वो अल्फा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, और मैंने उधर बताया था कि ये हिस्टामीन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, और ये हिस्टामीन के अलावा कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करती है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। किसी को अब याद आई उसके बाद कैसा होता था, ये ऐसा नहीं होता था। चलिए फिर अब हम इसको आगे देखते हैं कि फर्दर आगे क्या होगा। ये आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं। रिस्पॉन्स ऑफ द H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर आप लोग पढ़ चुके हो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय द पाराइटल सेल ज्यादा करवाता है। अगर ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन पाराइटल सेल से ज्यादा करवाता है तो इसका एंटागोनिस्ट क्या करेगा? इसका एंटागोनिस्ट पाराइटल सेल से गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम कर देगा कि नहीं करेगा? तो ये इसको कम कर देगा। सो दैट्स व्हाई यू यूज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बाकी इसके कार्डिक स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है, बट कार्डिक स्टिमुलेंट इफेक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक बात मैं बताऊं, फेंटोलामिन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उससे ज्यादा जो होगी हमारे लिए मेस्टोसाइटिस की, वो फिनॉक्सीबेंजामीन होगी। मतलब साथ ही थी, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबल थी। रिवर्सिबल वाली हम नहीं देते होते, हम इरिवर्सिबल देते होते हैं। सही हो गया। मेस्टोसाइटोसिस में आप लोग फिनॉक्सीबेंजामीन दे रहे थे। फिनॉक्सीबेंजामीन क्या थी? इरिवर्सिबल थी। तो आप लोग कार्सिनोइड में भी दे रहे थे और मेस्टोसाइटोसिस में भी दे रहे थे। तो फेंटोलामीन नहीं, इसको करेक्ट कर लेना फिनॉक्सीबेंजामीन, तब मैंने फिनॉक्सी लिखाया होगा। चले, क्लिनिकल यूजेस ऑफ द हिस्टामीन। हिस्टामीन का कोई यूज आपको लगता है क्लिनिकल होना चाहिए? हिस्टामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन एंड यू विल नेवर वांट के कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। तो हिस्टामीन हैज नो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। इसकी कोई थेराप्यूटिक एप्लीकेशन हिस्टामीन की नहीं है, बट इट एंटागोनिस्ट हैव थेराप्यूटिक। इसके एंटागोनिस्ट की दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन। व्हिच वन विल बी द बेटर वन? फर्स्ट जनरेशन बेहतर होगी कि सेकंड जनरेशन बेहतर होगी? कौन सी जनरेशन बेहतर होगी? So yes, second generation will be with less side effects. सही हो गया, लेस साइड इफेक्ट्स के साथ। अगर ब्रॉड रेंज देखें ना, तो फर्स्ट की रेंज काफी चीजों में बहुत ब्रॉड है, लाइक इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक। इसकी हम देखेंगे कि क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो हम इसको याद करने में याद इस तरह कर सकते हैं, माई दीदी एंड डॉक्सी आर लिख देना बीच में, आर प्रो इन कलरफुल साइकिलिंग।
डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, डोक्सिलामीन, मिसलीजीन, क्लोरमफेनेरामीन, साइक्लिजीन, प्रोमेथाजीन। तो ये सारी है, आप इस मेमोनिक से याद कर सकते हो। इनको अगर कंपेयर करें लोरेटिडीन, डेसलोरेटिडीन, सिटाजीन, फिक्सोफेनेडिन, तो इनसे अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो ये सेकंड जनरेशन की है, ये फर्स्ट जनरेशन की है। फर्स्ट जनरेशन की टाइम कम है, हाफ लाइफ कम है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। सही हो गया। सेकंड जनरेशन का 12 to 24 आवर्स है। इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप ये वाली मेडिसिन ले रहे हो तो आप दिन में एक ही बार लोगे, लेकिन अगर ये ले रहे हो तो हो सकता है आपको सुबह और शाम आप लो। सही हो गया। आप लोगों ने कभी सिरप पे गौर से देखा है कि कोई एलर्जी के लिए सिरप्स होते हैं उन पे डाइफेनहाइड्रामीन ये वाले आप लोगों ने कभी देखे हैं? किसी ने कभी गौर किया हो? जो एलर्जी के लिए खास तौर पे सिरप होते हैं, बड़ी नीड होती है इनमें। चलिए इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा साथ साथ। सीएनएस एंट्री, नो सीएनएस एंट्री। सही है। इस मींस के इसके सीएनएस एंट्री कर रही है तो इट मींस इट विल हैव सीएनएस साइड इफेक्ट्स, मोर सिडेटिव। ये काफी सिडेटिव होते हैं। ये आप जो होते हैं ना खांसी का सिरप, खांसी के सिरप में समटाइम्स होते हैं, आप लोग देखना जो एलर्जिक खांसी होती है उसमें ये होते हैं, बड़े सिडेटिव होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। वंस मेरा अपना एग्जाम था, स्टैंड अप एग्जाम था। तो अब एकदम मेरी रात को आंख खुली और काफ़ी एलर्जी हुई हो, एलर्जी की वजह से काफ़ी कफ हो, और एक या 2 दिन बाद, 2 दिन बाद प्रोबेबली स्टैंड अप था। तो मुझे ये मेडिसिन मिली, उसके ऊपर डाइफेनहाइड्रामीन लिखा हुआ था। मुझे आइडिया था कि ये एलर्जी के लिए होती है, इतना पता था कि एंटी हिस्टामिनिक होती है, ये नहीं पता था कि इसमें सेडेशन भी होती है। तो वो मेडिसिन मैंने ले ली और मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली, लाइक 1 चम्मच की जगह 2 ले लिए। और फिर मैंने सुबह उठना था 9 बजे, 12 बजे मेरी आंख खुली है और मैं हिल नहीं सकता था, यानी इतनी सेडेशन थी। फिर 2 बजे, 3, इस तरह मैं कोई 4 बजे जाके उठा हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेडेशन होती है, तो इस वजह से इसको देख के लेना चाहिए। पेपरों में लेने से अवॉइड करना चाहिए, तो पेपरों में कभी ना ले लेना। ये वाली जो होती है ना, आप लोगों ने एंटियाल वगैरह का नाम सुना होगा किसी ने कि एंटियाल? एंटियाल का नाम, सो एंटियाल में आप लोग देखोगे एक मेडिसिन होती है एंटी एलर्जिक, उसमें लोरेटिडीन होती है। किसी को एलर्जी है ना आप लोगों में से, तो आप लोग देखना, आप कोई मेडिसिन खाते होगे ना, उनमें से ये होगी जिसको प्रॉपर एलर्जी है। कोई आप लोगों में से ऐसे जिसको इस्लामाबाद वाली साइड पे जाके बार बार छींके आने लग जाए? फिक्सोफेनिडीन भी होती है, कुछ आप लोग देखोगे लोरेटिडीन भी होती है, जिनको छींके आने लग जाती है वो लेते होंगे मेडिसिन, नाक बहने लग जाता है आफ्टर दिस। तो उसमें आप लोग देखना उसके अंदर या लोरेटिडीन प्रेजेंट होगी या सेटायाजीन होगी या फेक्सोफेनिडीन होगी, क्योंकि वो कॉमन होती है उसमें सेडेशन, इनमें सेडेशन नहीं होती, सबसे बड़ी बात यह। तो इनमें सेडेशन होती है। फिर इसके बाद इसके एंटी मस्करीनिक साइड इफेक्ट होते हैं, अल्फा ब्लोकर साइड इफेक्ट भी होते हैं। मुझे बताएं एंटी मस्करीनिक साइड इफेक्ट कौन कौन से आप लोग को पता है? बताएं, व्हाट आर द एंटी मस्करीनिक साइड इफेक्ट्स? एंटी मस्करीनिक कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं? सिक्रीशंस पे क्या इफेक्ट होता है? सिक्रीशंस पे क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज इन द सिक्रीशंस। तो याद रखना कि बिल्कुल आपका मुंह सूखा होगा उस दिन। वो जब वाकया हुआ था तब मेडिसिन ली, जब मैं सुबह उठा हूँ मुंह बिल्कुल इस तरह था कि जैसे गला सूखा होता है, मुंह सूखा होता है, सब कुछ। इस वजह से ये मेडिसिन एक हद तक एक डोज में लेनी है। अब इसमें सिडेशन है, आपको लगता है कि इसका यूज भी होता होगा? अगर इसमें सिडेशन है, डू यू थिंक इसका यूज होता होगा? तो याद रखना है ये ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज की जाती है। होते हैं ना जो नशे करते हैं ये कब्रिस्तानों में, वो बोतलें पीते हैं, तो ये दवाइयों की बोतलें भी होती हैं। मतलब ये मेडिसिन की बोतलों से भी नशा किया जाता है, क्योंकि इसमें सिडेशन होती है। तो जो होता है ना वो ओवर द काउंटर, ये स्लीप एड के लिए अवेलेबल होती है, तो इसको इसका यूज किया जाता है। तो याद रखना है इसकी कोई सिडेशन नहीं है, कोई एंटी मस्करीनिक साइड इफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली ये सीएनएस में जा रही है तो सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट दोनों होंगे, इसके पेरिफेरल इफेक्ट होंगे।
अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकती है? सबसे पहले अगर हम सेकंड जनरेशन को देखें तो ये ओनली एंटी हिस्टामिनिक है, यानी एंटी एलर्जिक इफेक्ट, जो एलर्जी है ना सिर्फ उसको सप्रेस करेगी। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन देखो तो इसके इतने आपको नजर आ रहा है कि इतने वैरायटी ऑफ एक्शन है। इट मींस ये काफी चीजें कर सकती होगी। एक तो एंटी प्यूरिटिक इफेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट एलर्जी वाला इफेक्ट इसने कर दिया सही। ये एंटी एमेटिक भी यूज होती है, यानी वॉमिटिंग के लिए। वॉमिटिंग के लिए मैं बताऊंगा किन लोगों में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर एंटी टेस्टिव्स भी यूज होती है, जो होते हैं ना खांसी के शरबत। एंटी टेस्टिव्स कौन से होते हैं? एंटी टेस्टिव्स होते हैं जो खांसी को रोकते हैं। आप लोगों को खांसी होती है, उसमें ये होती है एलर्जी के साथ कफ होना, तो उसमें आप देखना डाइफेनहाइड्रामीन होगी, आपको नजर आएगी उसमें। आप उसके कभी फॉर्मूला पढ़ना, खांसी के साथ आपको फ्लू हुआ हो और एलर्जी हुई हो, फिर उसमें देखना ये प्रेजेंट होगी। फिर ये एंटी कोलिनर्जिक है। अब मुझे बताएं, एंटी कोलिनर्जिक पार्किंसंस के लिए हमने देखी थी कि यूज होती थी। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पार्किंसंस के लिए यूज होती थी। आप लोगों को सब कुछ लगता है मुझे भूल चुका है। ये सारी चीजें अपना ब्रेन वापस उसको एक्टिव करें। एंटी कोली, आपको याद नहीं है कि एसिटाइल कोलिन ज्यादा होता था तो हम कहते थे कि मतलब पार्किंसन में क्या होता था, डोपामीन कम, एसिटाइल कोलिन ज्यादा। तो एंटी मस्करीनिक क्या करेगी? एसिटाइल कोलिन कम। तो अगर इसके एंटी मस्करीनिक है, यानी ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, पार्किंसनिज्म हो रहा है, तो ये वहां पे भी यूज हो सकती है। सही हो गया। तो ये थोड़ा सा बेसिक थी मैकेनिज्म। ये एक टेबल बड़ा अच्छा मैंने बना दिया हुआ है, ये आप लोग याद करोगे ना, आपकी हर चीज कवर हो जाएगी। अभी आगे बड़े एमसीक्यू पॉइंट से लाते हैं। H1 ब्लॉकर आर द कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं H1 रिसेप्टर के। H1 रिसेप्टर के these drug have no effect on the histamine release। सही हो गया। इसका हिस्टामिन रिलीज पे कोई इफेक्ट नहीं है। होता है ना कोई मेडिसिन होती हैं वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देती हैं, लेकिन इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। इसने क्या करना है, इसने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाना है और रिसेप्टर पे आके हिस्टामिन को लगने नहीं देना। मतलब ये मेडिसिन है ना, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, इसने किसी और को रिसेप्टर पे आके लगने नहीं देना। इसका ये फंक्शन। टॉक्सिसिटी क्या होगी? सिडेशन। ये मुझे बताएं, ये किस क्लास की टॉक्सिसिटी होगी? सिडेशन, सिडेशन किस क्लास की टॉक्सिसिटी? जनरेशन की। विच जनरेशन की? फर्स्ट की। सारे साइड इफेक्ट फर्स्ट के आने, उसमें भी डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन की ज्यादा होगी। अब ये स्पेसिफिकली लिखने का मैं मकसद है कोई, ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफ में कैसे एमसीक्यूज बनना। एंटी मस्करीनिक इफेक्ट। एंटी मस्करीनिक में ब्लड विजन होती है कि नहीं होती? साइक्लोप्लीजिया लाइक समथिंग कुछ आप लोगों ने पढ़ा था, तो ब्लड विजन होगी। अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती थी कि नहीं? Alpha 1 is present on the blood vessel and it is responsible for the constriction of the blood vessel. Whereas if we give alpha adrenoreceptor blockers, तो vasodilation होगी, and as a result of vasodilation there will be orthostatic hypotension. और इंटरेक्शन करते हैं ऑल्डर एंटीहिस्टामीन विद द अदर ड्रग जो सिडेटिव इफेक्ट देते हैं। अल्कोहल सिडेटिव इफेक्ट देते हैं। अब दो चीजें अगर सिडेटिव इफेक्ट दे रही है तो उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, मसला कर देंगी। तो अल्कोहल आपको पता है सिडेटिव देती है, बेंजोडाइजापीन। अब ये सारे जो इफेक्ट्स के आगे स्पेसिफिकली मेडिसिन लिखी हुई है, इनके यूजेस क्या हैं, बुक में कहीं सही तरह से नहीं लिखे, स्लाइड से कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन shouldn't be used before operating the machinery। आप अगर कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा गांव में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और वो जिसमें वो काटते हैं डिफरेंट चारा वगैरह काटते हैं, या आप किसी इंडस्ट्री में देखें, इंडस्ट्री में तो होती ही मशीन्स है जिसमें बड़ा खतरा होता है कि आपने बड़ा प्रिसाइजली वर्क करना होता है। अगर कोई बंदा है उसको डाइफेनहाइड्रामीन या प्रोमेथाजीन दोगे, उससे कहना है तुमने मशीनरी ऑपरेट नहीं करनी। ये एमसीक्यू इसी तरह आते हैं। मशीनरी क्यों ऑपरेट नहीं करनी? बिकॉज इट हैज सिडेटिव एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक भी होती है बट मेनली जो वजह है सिडेटिव एक्शन है।
सिडेशन होगी तो वो ऑब्वियसली किसी चीज को फोकस से नहीं कर पाएगा। तो इसका सिनेरियो इस तरह बना होता है कि इफ अ पर्सन इज ऑपरेटिंग द मशीनरी और उसको एलर्जिक हो जाता है, देन यू विल गिव विच टाइप ऑफ ड्रग, या कौन सी ड्रग दोगे। तो आप लोग कौन सी दोगे जिसमें सिडेशन ना हो, कौन सी सिडेशन नहीं थी, कौन सी ड्रग दे दोगे फिर? यस, देन यू विल गो फॉर द सेकंड जनरेशन। सही हो गया। अगर एलर्जी थी ना सिंपल, देन गो फॉर द सेकंड जनरेशन। बट फर्स्ट जनरेशन की भी कुछ ऐसी है जिनमें बहुत ज्यादा सिडेशन नहीं है। ये वाली ड्रग है जिनमें सिडेशन ज्यादा थी कंपैरेटिवली। सही हो गया, इसमें सिडेशन ज्यादा थी। देन ये एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यू जो बॉक्सेस होते हैं वो मैं बताता हूँ, सारी एमसीक्यूज ही होते हैं। प्रोमेथाजिन इज यूज्ड इन डेंटल सर्जरी। अब मुझे बताएं, आप डेंटल सर्जरी में जाते हैं या वहां जाते हैं तो सिडेशन दी जाती है कोई? मशीनरी का ये रिलेशन है कि जिसने काम करना है उसको अगर एकदम नींद का झोंका आ जाए और हैवी मशीनरी में वो काम कर रहा, वो अपने आप को डैमेज कर लेगा? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मशीनरी का क्या रिलेशन है, मशीनरी का ये रिलेशन है कि अगर किसी कोई बंदा हैवी मशीनरी में काम करता हो, उसको ये मेडिसिन दे दे, उसको एकदम नींद आ जाए, तो वो ऑब्वियसली वो एक्टिव नहीं होगा। उसको मैंने बताया ना कि आप ये मेडिसिन जब लेके उठते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि आपकी मसल की टोन खत्म हुई या आपसे उठा ही नहीं जा रहा होता, आप बिल्कुल आप बॉडी को लाइट फील कर रहे होते हो। हाँ जी, वो फाइन वर्क नहीं कर पाएगा। अब प्रोमेथाजिन, अब आपको पता है कि कोई भी आपने कोई सर्जरी होती है ना, उसमें सेडेशन देनी होती है, और सेडेशन के लिए हम डिफरेंट एनेस्थीसिया में डिफरेंट, मैंने आपको बताया था, रेजीम्स यूज करते हैं। डिपेंड करता है ये कि क्या आपने यूज करना है, क्या किस तरह की सर्जरी है, उस पर पोटेंट देना है कि नहीं पोटेंट देना, तो ये प्रोमेथाजिन यूज होता है। अब प्रोमेथाजिन का क्या मसला है? प्रोमेथाजिन का अल्फा ब्लॉकर इफेक्ट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, प्रोमेथाजिन का अल्फा ब्लॉकर इफेक्ट आएगा। अब आपने पेशेंट को क्या एडवाइस करनी है? आप पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? प्रोमेथाजिन दी, उसका डेंटल ऑपरेशन कर दिया, अल्फा ब्लॉकर साइड इफेक्ट आना है, पेशेंट को क्या एडवाइस की आपने? सोने से पहले का तो इससे ताल्लुक ही नहीं ना। आप तो सर्जरी के लिए दी है, वो सर्जरी के लिए आपके हॉस्पिटल में आया हुआ है, आपने सर्जरी कर ली है, प्रोमेथाजिन दे दिया है। सोने से पहले तो लेदर डिफरेंट चीज थी, वो तो थी अगर आप हाइपरटेंशन के लिए देते हो। ये तो सर्जरी के दौरान यूज हुआ है। आपने पेशेंट को खड़े नहीं होने देना, उसको एक जगह पे बैठा देना, उसे कहना बैठे रहो, रेस्ट करो अभी। सही हो गया, लेटा रहे। अगर वो खड़ा हुआ, अगर उसी टाइम वो खड़ा हुआ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होगी, वो गिर जाएगा। इस तरह का सिनेरियो बन के आएगा। सही हो गया। प्रोमेथाजीन डेंटल सर्जरी में यूज होती है। क्यों यूज होती है? सिडेशन के लिए, सिडेटिव इफेक्ट देने के लिए। हम देखिए ना, हम उसका साइड इफेक्ट, उसका यूजफुल इफेक्ट यूज कर रहे हैं। इधर मुझे बताएं, इधर सिडेशन उसका साइड इफेक्ट हुआ आपके नजदीक? डू यू थिंक दैट सिडेशन इज अ साइड इफेक्ट इन दिस केस? So no, sedation is not the side effect in this case. In this case, it is a clinical use of this medicine. तो जरूरी नहीं होता कि साइड इफेक्ट हमेशा ही साइड इफेक्ट हो, वो कभी क्लिनिकल यूज भी बन सकता है। सो दिस इज अ क्लिनिकल यूज, बट ऊपर वाले सिनेरियो में अगर आप देखें, इट इज अ साइड इफेक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है एक्यूट सप्रेशन इफेक्ट। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, और मतलब सही तरह से, सीधी तरह से उन्होंने, लेकिन याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूट सप्रेशन इफेक्ट ऑन द ईपीएस एसोसिएटेड विद सर्टेन एंटीसाइकोटिक्स। जो एंटीसाइकोटिक्स होती है ना, ये डोपामीन का लेवल कम करती हैं। अब मुझे बताएं, डोपामीन का लेवल कम होगा तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं जो पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स आएंगे, यानी पार्किंसनिज्म वाले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप एंटी डोपामीन वाली ड्रग दोगे। एंटीसाइकोटिक वही होती है ना, एंटीसाइकोटिक क्या करेगी? डोपामीन लेवल को कम कर देगी। अब डोपामीन लेवल को कम किया, उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आने लगे, जिसको आप कहोगे पार्किंसनिज्म। इट इज अ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस डिजीज, यानी ड्रग्स की वजह से हुई है, नॉट ओरिजिनली। फिर आपने क्या किया? आपने देखा कि अच्छा, इसका डोपामिन कम हो गया और आपका एसिटाइलकोलिन ज्यादा होता है। आपने क्या करना होता है? इनका लेवल को इक्वलाइज करना होता है ना। अगर आप एंटी मस्कुलिनिक ड्रग देते हो, यानी अगर आप ये वाली ड्रग देते हो, इसका एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट है, तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर आप ये वाली ड्रग्स देते हो तो थ्रू द एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट यू कैन डिक्रीज एसिटाइलकोलिन और नॉट।
और अगर आप एसिटाइलकोलिन कम करते हो तो आप एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को खत्म कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। सो यस यू कैन सप्रेस दीज सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आप सप्रेस कर सकते हो। सही हो गया। तो ये आप लोग को समझ नहीं आती कि क्यों यूज हो रही है, ये इसलिए यूज होती है। आप समझ आया? डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रिन ओवर द काउंटर, ओटीसी होता है ओवर द काउंटर, स्लीप एड के लिए यूज होती है। स्लीप एड क्या होगी? सोने के लिए। अब इनका अब्यूज होता है, इसका अब्यूज होता है। ये वाली मेडिसिन लेते हैं, पूरी पूरी बोतल पी ली, सो गए, नशा हो गया। तो ये समझ आया? आप लोगों ने बड़े सुने होंगे कि कब्रिस्तान में नशा करते हैं। आपको क्या लगता है उनके पास हर बारी ओपियोइड लेने के पैसे होंगे या कोकेन लेने के? नहीं, उनके पास ये लेने के तो पैसे होंगे क्योंकि ये ओवर द काउंटर भी प्रेजेंट होती है। पाकिस्तान में तो ओवर द काउंटर सारी मेडिसिन भी मिल जाती हैं। सही हो गया। बाहर के मुल्कों में डिफ्रेंसिएशन होती है कि ये मिलनी है, ये प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी है, लेकिन ओवर द काउंटर वाली मेडिसिन तो पाकिस्तान में तो प्रिस्क्रिप्शन वाली हो या ना हो, सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके बाद इसका और यूज क्या होता है? साइक्लिजीन और मेसेलिजीन है ना, ये इनकी एंटी इमोशन सिकनेस इफेक्ट ज्यादा है, एंटी इमोशन सिकनेस इफेक्ट ज्यादा है। तो ये किस लिए यूज हो जाएगी? आप इसको मॉर्निंग सिकनेस, ट्रेवल सिकनेस, वर्टाइगो, इसके लिए यूज कर सकते हो कि नहीं? ओटीसी मीन ओवर द काउंटर, यानी आप जाओ किसी भी फार्मेसी पे, आप उसको कहो ये ड्रग दो, वो दे देगा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अब ये सारी ना फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स के मैं यूजेस बता रहा हूँ। साइक्लिजीन और मेसेलिजीन, ये इनके ना एंटी इमोशन कम है, ज्यादा है, और सिडेशन, इसकी ना सिडेशन इफेक्ट कम है, सिडेशन इफेक्ट इसका कम है। तो ये वाली एंटी इमोशन सिकनेस में वॉमिटिंग, नोजिया, इसमें आप लोग दे दोगे। तो ये यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, और इसको ना बड़ा माइनर करके नाम याद कर लेते हैं सारे, और ये एमसीक्यूज यही आने हैं। आप लोग प्रॉफ में देखोगे यही एमसीक्यूज आएंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हर चीज में याद रखना, जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड होती है ना ड्रग्स, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है। हर ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने हर चीज देखनी होती है। प्रेगनेंसी में पता है कौन सी ड्रग, ये एफडीए अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन है, डोक्सिलामीन। डोक्सिलामीन यहाँ पे अभी पढ़ी है आप लोगों ने, ये भी फर्स्ट जनरेशन ही है। डोक्सिलामीन अलोंग विद पाइरिडोक्सिन। पाइरिडोक्सिन क्या होता है मुझे बताएं, व्हाट इज पाइरिडोक्सिन? पाइरिडोक्सिन, वेरी गुड, इट इज विटामिन B6। तो इनका कॉम्बिनेशन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द नोजिया एंड द वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। इट इज एफडीए अप्रूव्ड, नॉट रिटन इन द बुक। ये प्रॉफ का एमसीक्यू होता है, तो ये पता होना चाहिए। प्रॉफ में पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी यूज है। इसी तरह आपको मैंने मलेरिया में पढ़ाया तो नहीं था, मैंने बताया था कि ये आप लोगों को बता दें ड्रग का एक, आप लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी फेल्सीपैरम रेजिस्टेंट जो होता है, आप डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, मलेरिया की बात कर रहा हूँ। याद है आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि अगर फेल्सीपैरम जो है ना, वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, सारी ड्रग से रेजिस्टेंस और प्रोफाइलेक्सिस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। टीचर पता है कैसे पूछेंगे? पूछेंगे अच्छा प्रोफाइलेक्सिस दे दिया, डॉक्सीसाइक्लिन, अब मुझे बताएं कि जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है, प्रोफाइलेक्सिस उसमें दे दिया, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे को दे सकते हैं आप लोग? आप लोग नहीं दे सकते। यस, यू विल गिव क्लिंडामाइसिन। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये पूछा जाता है, ये वाइवा में पूछा जाता है, हो सकता है एमसीक्यूज में भी कभी आ जाए। जो प्रेगनेंसी वाले होते हैं ना, मैं काफी ऑब्जर्व करता होता हूँ पास्ट पेपर्स, वो क्वेश्चन काफी दिए होते हैं। तो इस इन जो आपके जहन में कभी ये चीजें आए ना, तो उसी टाइम सर्च कर लिया करें इंटरनेट से, आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। और एफडी अप्रूव्ड गाइडलाइंस देखा करें अगर, वरना बिग कैटजन खोला करें, बिग कैटजन में मिल जाता है। जो आप प्रोफाइलेक्सिस होता है ना, एंटी मलेरिया का, जो पी फेल्सीपैरम के रेजिस्टेंट अगर बाकी सारी ड्रग हो जाए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए एंड पे आप डॉक्सीसाइक्लिन पे जाते हो। अब जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, ये जो डॉक्सीसाइक्लिन आपने टेट्रासाइक्लिन में पढ़ी थी, ये मैं एंटी मलेरिया पे पहुंचा हूँ, वहां से बता रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ी थी डॉक्सीसाइक्लिन, ये प्रेग्नेंट में नहीं दे सकते और आप बच्चों में नहीं दे सकते। तो फिर आप उनको जो देते हो ना प्रोफाइलेक्सिस के लिए, वो क्लिंडामाइसिन देते हो। ये पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिग कैल्विन में लिखा हुआ है, मिनी में नहीं लिखा हुआ है। चलें, यहाँ पे मैंने अभी जो बताया ये
ड्रोक्सिलामाइन इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, और ये नोजिया, वोमिटिंग, प्रेगनेंसी में, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में भी दे सकते हो आप लोग, तो इसमें यूज होते हैं। तो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट किधर किधर यूज हुआ? एलर्जिक रिएक्शन में यूज हुआ। एलर्जिक में हुआ कि नहीं होगा? हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है तो एलर्जिक में होगा, सिंपल। मोशन सिकनेस और वर्टाइगो, चलो अब आप लोग बताओ, मोशन सिकनेस और वर्टाइगो प्रेग्नेंट फीमेल में कौन सी देंगे? मोशन सिकनेस और नोजिया वोमिटिंग, सॉरी नोजिया वोमिटिंग में प्रेग्नेंट लेडी में कौन सी ड्रग देंगे आपको? जल्दी से बताएं। Which drug you will give in the nausea and vomiting in pregnancy? अभी आपको बताई गया, इसे पिछली साइड में थी। डॉक्सिलामीन प्लस पाइरिडॉक्सिन, डॉक्सिलामीन प्लस पाइरिडॉक्सिन लिख लें। मोशन सिकनेस के लिए कौन सी ड्रग थी जो एंटी मोशन सिकनेस जिसकी एबिलिटी ज्यादा थी, यानी मोशन सिकनेस में वो देंगे, मॉर्निंग सिकनेस में आप लोग दे दोगे? कौन सी ड्रग अभी पढ़ के आए हो? दो ड्रग थी, मिसिलिजीन सही हो गया, वेरी गुड, और साइक्लिजीन। नहीं, स्कोपोलामीन तो वो लैदा है ना, वो तो देंगे ही देंगे। अभी आज की जो ड्रग्स पढ़ रहे हो, हाँ साइक्लिजीन। अब प्री ऑपरेटिव सिडेशन में आप लोगों ने कौन सी ड्रग दी थी? जो डेंटल में मैंने कहा था कि डेंटल में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो तो एमसीक्यूज आता होता है। कौन सी थी? वेरी गुड, प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन का क्या साइड इफेक्ट था? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में आपने उनको क्या समझाना है कि आपने अभी सर्जरी हुई है, अभी नहीं खड़े होना, सही हो गया। फिर उसके बाद ओवर द स्लीप एड में दो ड्रग जो थी, दीदी से याद रखना था, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट। कोल्ड मेडिकेशन में भी ये होती है। अब जो कोल्ड मेडिकेशन होती है, आपको जब कोल्ड होती है तो आपका नाक बह रहा होता है, खांसी होती है, थोड़ा बहुत बुखार होता है, ऐसे ही होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? जब कोल्ड होता है, आपको सर्दियों में जुकाम होता है, नजला जुकाम, तो आप ये वाली दे दोगे, खांसी, इनका एंटी टसविव इफेक्ट भी होता है, यानी खांसी को रोकेगी। फिर इसका एलर्जिक इफेक्ट भी, यानी आपको जो नाक बह रहा होगा उसको भी रोक देगी, सही हो गया। तो ये ड्रग्स काफी वर्सटाइल है जो फर्स्ट जनरेशन की है, यानी इनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा है, लेकिन ये वर्सटाइल भी बहुत है, काफी जगह पे यूज होती है। तो आप समझ आया कि फर्स्ट जनरेशन काफी जगह पे यूज हो सकती है, लेकिन बेटर सिर्फ एलर्जिक के लिए, अगर स्पेसिफिकली एलर्जिक के लिए देखा जाए, एंटी हिस्टामिन, फिर ये सेकंड जनरेशन यूज होती हैं, जिसमें लोरेटिडिन, सेटायजिन, फिक्सोफेनिडीन है। सीएनएस एंट्री कोई नहीं, सिडेशन कोई नहीं, पेरिफेरल इफेक्ट है, और जस्ट एलर्जी में यूज होगी। जिनको छींके वगैरह आती है, उसकी एलर्जी है, वो ये यूज करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? इधर तक आप लोग क्लियर एवरीथिंग? ये थे सबसे ज्यादा, इसका मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का जो मैंने आपको करवाया, और इसमें से देखना यही एमसीक्यूज आप मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम। साइक्लिजिन और मिथाइलिजिन मोशन सिकनेस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है। साइक्लिजिन मोशन सिकनेस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, मोर एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट है, सही हो गया ना? ट्रेवल सिकनेस और इसमें ये यूज होती है, ज्यादा इफेक्टिव। सेकेंड जनरेशन जो ड्रग है, सेकेंड जनरेशन का और कोई नहीं है आपने याद करना। सेकेंड जनरेशन में सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन, सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन। सेकेंड जनरेशन सीएनएस एंट्री नहीं होगी, सिडेशन ही नहीं। सेकेंड जनरेशन ड्रग एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज होती है, बस। बाकी किसी में आप लोग नहीं देखोगे, सही हो गया? जस्ट फॉर द एलर्जी, जस्ट एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज, यू विल गो फॉर द सेकंड जनरेशन ड्रग। बाकी जो ये चीजें हैं ना डिफरेंट, इनमें ये यूज होती हैं बाकी ड्रग्स। ये दोनों जनरेशन होगी, ये वाली जो है ना, ये सारे ना फर्स्ट जनरेशन के इफेक्ट है, मतलब फर्स्ट जनरेशन ये सब कर सकती है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो जस्ट ये करती है। ये सब अगर देखे ना, तो ये फर्स्ट जनरेशन वाली मेडिसिन ये सब करवा सकती है, मतलब इन सब के लिए यूज हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी ड्रग दे रहे हो। सेकंड जनरेशन सिर्फ एलर्जिक रिएक्शंस के लिए आप यूज। नाउ यू पीपल आर क्लियर? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के यूजेस सबके देखो तो फर्स्ट है, एलर्जिक रिएक्शन देखो सेकंड जनरेशन है। तो वी आर डन विद द हिस्टामिन ड्रग। ये ड्रग्स मुझे नहीं पता क्यों छोड़ दी जाती है, काफी चैप्टर बड़ा अजीब सा लिखा हुआ उन्होंने, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रग्स थी, तो ये बड़ी आपकी कॉमन लाइफ में यूज होती है, आपको पता होनी चाहिए। ये आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो जीआईटी में, जो एसिड प्रोडक्शन कम करती है, तो ये आप लोग की हो चुकी है।
सही हो गया। हिस्टामिन के दो रिसेप्टर्स ही मेनली वो करते हैं, हिस्टामिन के H1 और H2 की ड्रग्स हैं, एंटागोनिस्ट है वो भी। H1 की आज हुई है, H2 की हो चुकी है। नाउ वी मूव टू द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ना, उसके भी डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, 5H1 5, इसके भी डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसका जो इंपॉर्टेंट है ना, ये रिसेप्टर का ये मैकेनिज्म याद रखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी क्या है, जी प्रोटीन, और ये जो थर्ड रिसेप्टर है इसका क्या है, लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल क्या है, बाकी सारे किसके रिलेटेड है, बाकी सारे किसके रिलेटेड है, जी प्रोटीन। तो ये आप लोग ने याद रखना है, थोड़ा सा वेरिएशन है। नाउ वी मूव टू द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। अब देखें, हमने 4 रिसेप्टर पढ़े, उसमें HT1 का, 2 का, 4 का इन्होंने एगोनिस्ट बताए हुए हैं। उसमें से ना सिर्फ इंपॉर्टेंट अगर आप देखें ना, ये वाले, ये हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी भी एक ही बात है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इसकी भी एक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। ये ट्रिप्टेन्स होते हैं, सही हो गया। फिर इधर से ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाले आप लोगों ने पढ़े होंगे, कहाँ पे पढ़ के आए हो ये मुझे बताएं। आप लोगों ने अभी पढ़े होंगे ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, डोलेसेट्रॉन, ये अभी पढ़ के आए हो कहीं पे? यस, वेरी गुड। अभी आप लोग पढ़ के आए एंटीमेटिक में इसको, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे ये जाके एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा होता था कि नहीं, वहां पे ये रिसेप्टर्स वहां पे एंटागोनाइज करेंगे और वोमिटिंग आने से रोकेंगे। तो ये एंटीमेटिक है। तो ये तो आप लोगों ने कल ही पढ़े हैं। हम देखते हैं बाकी चीजें कि इसके एमसीक्यूज किस तरह आने। सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है ट्रिप्टोफैन से, ये आप लोग पढ़ के आए होंगे बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ था। stored in the vesicle in the enterochromaffin cell of the gut, और ये बस, ये इतना पता नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आप लोगों ने कार्सिनोइड सिंड्रोम पढ़ा था? मैंने कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या कहा था कि कार्सिनोइड सिंड्रोम में सेरोटोनिन ज्यादा होता है। अब मुझे बताएं, कार्सिनोइड सिंड्रोम के लिए हमने एएनएस में कौन सी ड्रग पढ़ी थी? Which drug we studied in the ANS for the treatment of the carcinoid syndrome? Yes, अब सही आंसर आ गया, वेरी गुड। No, phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine, because phenoxybenzamine is irreversible, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन इरिवर्सिबल होता था। सही हो गया। और ये इस रिसेप्टर पे भी एक्ट कर सकती थी। तो फिनॉक्सीबेंजामीन आप लोगों ने पढ़ी थी। कार्सिनोइड ट्यूमर, अच्छा हमने ये देखना भूल गए, कार्सिनोइड ट्यूमर जब प्रोड्यूस होगा, डिटेक्ट कैसे होगा? मैं द मेटाबोलाइट इन 5 हाइड्रोक्सी, आप लोगों ने देखा था फियोक्रोमोसाइटोमा जब होता था, तो वो भी हम यूरिन के थ्रू डिटेक्ट करते होते थे। जब आप लोगों ने देखा था फियोक्रोमोसाइटोमा होता था, तो हम यूरिन के थ्रू डिटेक्ट कर लेते थे कि मेटाबोलाइट। इसी तरह कार्सिनोइड ट्यूमर भी, हम अगर सिंड्रोम है किसी को, तो ये भी हम यूरिन के थ्रू इसके मेटाबोलाइट चेक करके डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके मेटाबोलाइट 5 हाइड्रोक्सीडोल एसिटिक एसिड ये यूरिन से निकलते हैं। एंड ये कभी एमसीक्यू आया नहीं है, बट फियोक्रोमोसाइटोमा का आ चुका हुआ है यूरिन वाला। तो अगर फियोक्रोमोसाइटोमा का वो ये पूछ सकते हैं, तो वो इसका भी पूछ सकते हैं। तो ये लिख लें, दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यूज पॉइंट। ये पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन डिटेक्ट, कौन सा मेटाबोलाइट डिटेक्शन में हेल्प करता है। सो दिस मेटाबोलाइट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द डिटेक्शन of the carcinoid syndrome. It means serotonin level is high in your blood. Carcinoid tumor increase in serotonin. Increase in serotonin is responsible for the bronchospasm, diarrhea and hypertension. ये इसके 3 साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें से ये साइड इफेक्ट लाजमी याद रखना, इट इज आल्सो एमसीक्यूज पॉइंट। सही हो गया। जो सेरोटोनिन ज्यादा है, ये डायरिया करवा रहा है, हाइपरटेंशन करवा रहा है और ब्रोंकोस्पैज्म करवा रहा है। ये याद रखना। इससे अभी आप आगे जब ड्रग पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, वो हम किस डिजीज में क्यों नहीं दे रहे। मिग्रेन का नाम सुना आप लोगों ने? हर कोई आप लोगों को लगता होगा आपको होता ही मिग्रेन है जब सर दर्द होता होगा। माइग्रेन, मिग्रेन कह लें, सबको पता है। माइग्रेन के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। सही हो गया। 5HT1 एगोनिस्ट, इसको याद कैसे करना है? सुमा रिजा फरवा जालिम नारा ऑन एलमंड एलिफेंट। बस इसी तरह का मेमोनिक है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। सबके एंड पे ट्रिप्टैन आना है, सुमा
रिजा, फ्रोवा का कुछ भी नहीं है, जालिम का जोल्मी ट्रिप्टन, नारा नारा ट्रिप्टन, एलमंड का एल्मोट्रिप्टन एंड एलिफेंट का एलिट्रिप्टन। तो ये आप लोगों ने याद करने हैं। ये एक्यूट मिग्रेन में दिए जाते हैं, क्लस्टर हेडिक अटैक, यानी किस में यूज हो गया, मिग्रेन में। मिग्रेन की मेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपने आगे रिपोर्ट पढ़ने हैं, वो भी मिग्रेन में देते हैं। तो मिग्रेन में बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो आप लोगों ने देना है इसको। सही हो गया, ये याद रख लें। इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, पैरासीजिया, डिजीनेस एंड पॉसिबल कोरोनरी वेजोस्पैज्म। अगर कोरोनरी वेजोस्पैज्म है तो किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज है, उसको आप ये दोगे कि नहीं दोगे? अगर ये कोरोनरी वेजोस्पैज्म कर रहा है, if the person has some type of angina और कोई मसला है उसको, तो you are not going to give this medicine to that person। ये आपको पता होना चाहिए। This is very important point। आपने उसको ये मेडिसिन दे दी और वो अगले को पहले ही हार्ट की डिजीज है, you are going to kill that person। तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिग्रेन में आपने ये नहीं देनी उस पर्सन को जिसको हार्ट डिजीज है। सही हो गया, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को ये नहीं देनी, इसमें बस यही है। नेक्स्ट इसका एगोनिस्ट है 5-HT4 टीगासेरोइड। अच्छा, ये ना पहले होता था, मार्केट में यूज हुआ था क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट इसकी कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी आई तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं भी याद होगा कोई मसला नहीं, भूल भी जाओगे कोई मसला नहीं, वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज हुआ था, तो कोई ऐसा इसमें करने की जरूरत नहीं। एगोनिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि सेरोटोनिन के एगोनिस्ट में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एगोनिस्ट, तो आपको ये आने चाहिए। यूज इन माइग्रेन, टॉक्सिसिटी, पैरास्थीसिया, डिजीनेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए कि कोरोनरी वेजोस्पैज्म होता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देनी। तो हम आगे देखते हैं कि मिग्रेन में कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं और फिर हम उसको कौन सी दे देंगे। टीगासेरोइड कॉन्स्टिपेशन में होती है, ये आपको ऐसे नहीं। फिर सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है एक। आप लोग ना, वैसे सेरोटोनिन सिंड्रोम बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट इधर उन्होंने इकट्ठे 3 सिंड्रोम लिखे, तो जो वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद आपको समझ आएंगे। सेरोटोनिन सिंड्रोम जो होता है ना, ये होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द सेरोटोनिन। आप लोगों ने पीछे एक ड्रग पढ़ी थी, एक कीमो में ड्रग पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था लिख लो कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम में करती है। मैंने कहा था इसके 2 साइड इफेक्ट, 1-2 साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसी को याद है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाले उस वाले चैप्टर में आसपास कहीं लिखी थी। मैंने कहा था ये लिख लो कि सेरोटोनिन का करेगी। आप लोगों से मैं पूछूंगा किसी दिन। यस, वेरी गुड, एक ने सही आंसर दे दिया। इट इज लिनाजोलिड। वैसे सेरोटोनिन सिंड्रोम कौन ज्यादा करती है? एसएसआरआई। एसएसआरआई का आप सबको इल्म है, सबको पता होगा एसएसआरआई क्या करती है। एसएसआरआई इंक्रीज द सेरोटोनिन लेवल। लोग अक्सर जो डिप्रेशन में आजकल जाते हैं वो क्या लेते हैं? एसएसआरआई ले रहे होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने एसएसआरआई का, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो एसएसआरआई होती हैं, ये लेवल ज्यादा हो जाए, उस एसएसआरआई क्या कर रही होती है? बेसिकली इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द सेरोटोनिन। आप लोगों ने सुना होगा सेरोटोनिन एसएसआरआई के बारे में? किस किस ने सुना होगा? फिर सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं, एसएसआरआई, चले सुनेंगे आप लोग, वैसे ये काफी कॉमन हो गया। फिर सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट, ये अभी आप लोगों ने सीएनएस में पढ़नी है। ये सीएनएस की ड्रग्स हैं काफी हद तक। ये क्या करती हैं? सेरोटोनिन लेवल ज्यादा करती है। इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आती है? इसमें एकदम ना मेंटल कंफ्यूजन होती है, मुंह सूख जाता है, हाइपोथर्मिया, डायरिया, ट्रेमर और मसल रिजिडिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है ना, मसल रिजिडिटी होती है कि बहुत सख्त हो गए मसल, रिफ्लेक्स चेंजेस और ट्रेमर्स, और हाइपोथर्मिया एंड शॉक। ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने कभी नहीं भूलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना है। ये सेरोटोनिन सिंड्रोम के सिम्टम्स। अच्छा, एक टेबल बनाओगे, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा टेबल। ये टेबल आपको समझ आना है जब आप लोगों ने एक बार सीएनएस कर ली। सही हो गया? तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, रिजिडिटी, ये 3 बहुत कॉमन है। तो इसकी वजह से ना जब ये उसको होते हैं तो आप उसको रिलैक्सेंट्स दोगे जो उसको रिलैक्स कर दे। उसमें
में सिडेशन है। देखिए जब ये सारे मसले हो रहे हैं तो हमें उसको इंक्यूबेशन पे ले जाते हैं, और ये सिप्रोहेप्टाडीन आप लोग देखते हो, ये एंटागोनिस्ट होती है सेरोटोनिन। मुझे बताएं, अगर सेरोटोनिन ज्यादा हो गया तो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट विल बी हेल्पफुल। अगर सेरोटोनिन ज्यादा हो गया है तो यू कैन गिव सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एज वेल। सो जो साइक्लोहेप्टाडीन है ना, ये आप लोग अभी पढ़ोगे, आज ही पढ़ोगे। साइक्लोहेप्टाडीन आप लोग पढ़ते हो 5-HT2 एंटागोनिस्ट। सही हो गया, 5-HT2 एंटागोनिस्ट। तो एक तो ये हो गया, सबसे पहला आपने सेरोटोनिन सिंड्रोम को मैनेज किया तो आपने उसको एंटागोनिस्ट दे दिया। फिर उसके बाद आप सिडेशन दोगे। सिडेशन आप लोग देते हो कि उसको नींद आ जाए, फिर आप उसको एक तरह से रिलैक्स करने की कोशिश करोगे कि वो मैक्सिमम रिलैक्स। अब मुझे बताएं, कोई बंदा सोया हुआ है, वो वहां पे सोए हुई हालत में रिलैक्स होता है कि नहीं होता? सो बेंजोडाइजेपिन मसल रिलैक्सेंट में भी यूज होती हैं, अभी आप ये सारा सीएनएस में पढ़ोगे। तो ये चीजें जस्ट जनरल ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, तो इस तरह आप सेरोटोनिन वाले को ट्रीट कर सकते हो। नाउ वी मूव टुवर्ड द एंटागोनिस्ट। इसके बाद हम सेरोटोनिन दोबारा से एंटागोनिस्ट में 5-HT2 पे हम पहले देखते हैं। उसमें अभी मैंने आपको बताया सिप्रोहेप्टाडीन यूज, इसका सेरोटोनिन सिंड्रोम, सेरोटोनिन सिंड्रोम और कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर क्या था? सेरोटोनिन ज्यादा था, उसको एंटागोनाइज कर दिया। ये वाले आप लोगों ने कल पढ़ लिए थे। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। कल आप लोगों ने कोई एलोस्टेरोन का पढ़ा था कि एलोसेट्रोन जो होता है ये एंटीमेटिक इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन ये वुमेन्स में यूज होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, जो साथ डायरिया कंपनी किया होता है, ये उसमें यूज होता है। ये पॉइंट लिख लें, आईबीएस प्लस डायरिया में एलोसेट्रोन यूज होता है। जो बाकी सेट्रॉन्स होते हैं ना, बाकी सेट्रॉन्स वो यूज होते हैं एज एंटीएमेटिक। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग वो वॉमिटिंग होती है जो कीमोथेरेपी आप लोग देखते हैं ना, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनकी कीमोथेरेपी हो रही होती है, उसके अलावा भी जो डिफरेंट ड्रग्स की वजह से, तो जो वॉमिटिंग इंड्यूस उनको हो रही होती है ना, उसके लिए यूज हो रही होती है। सही हो गया, बड़ी अच्छी ड्रग्स उनके लिए समझी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। उसमें जो एलोसिट्रॉन है ना, इट डोंट हैव एंटीएमेटिक इफेक्ट, ये पॉइंट याद कर लो, ये पता होना चाहिए। ये वेरिएशन है, एलोसिट्रॉन यूज होती है आईबीएस विद डायरिया, और इसमें से डोलोसिट्रॉन का क्यूटी प्रोलोंगेशन साइड इफेक्ट है। अब मुझे बताएं कौन कौन सी ड्रग आपने अभी पहले पढ़ी हुई है जो कि क्यूटी प्रोलोंगेशन करती हैं? विच ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूटी प्रोलोंगेशन? वेरी गुड, पोटाशियम ब्लॉकर इन एंटी एरिथमिक 1A। और क्यूटी प्रोलोंगेशन में कीमो में कौन सी ड्रग्स पड़ी है? यस, एरिथ्रोमाइसिन होगी। और कौन सी ड्रग्स पड़ी है? फ्लोरोक्विनोलोन्स, वेरी गुड। तो ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। साथ आज एक और ऐड कर लें, डोलेसिट्रॉन, ये ऐड करती है। ये देखें, जैसी चीजें करती है ना इकट्ठी, इनको इकट्ठा लिख लें, एक जगह पे लिख लिया करें, आप लोगों को ये एंड पे रिवीजन में हेल्प करेंगी। तो आपको पता होना चाहिए क्यूटी में, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सिनेरियो दिया उसमें अगर किसी बंदे को हार्ट का मसला हुआ तो आप उसको ये नहीं दोगे। सही हो गया, ऑन्डन सेट्रॉन सबसे ज्यादा आप लोग सुनोगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि जो ट्रिप्टेन फैमिली थी वो किस चीज के लिए यूज किया आपने? ट्रिप्टेन फैमिली थी क्या, करती क्या थी, होती क्या है, किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है, एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है? जो ट्रिप्टेन्स अभी पढ़े हैं आप लोगों ने, क्या करते हैं? वेरी गुड, यू कैन यूज ट्रिप्टेन्स इन मिग्रेन। और वो क्या थे? देवर एगोनिस्ट। वेरी गुड, ये एगोनिस्ट थे, आप लोगों ने मिग्रेन में दिए। किस पेशेंट को नहीं देने, मुझे ये बताएं कि किस पेशेंट को आपने नहीं देने? यू वॉन्ट गिव इट इन द पेशेंट ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज। सही हो गया, उसको आपने नहीं देने। और ऑन्डनसेट्रोन एंटीमेटिक थी, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी इधर की। एर्गोट, ये आप लोग पढ़ते होंगे, एर्गोट के बारे में वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसके आप लोगों ने नाम पहले याद करने हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं। क्लिनिकल यूज में मिग्रेन में यूज होती है, मिग्रेन में ये भी यूज होती है। एक्यूट अटैक में स्टिल यूज विद कैफीन, कैफीन के साथ यूज होती है।
आप लोगों ने पेनाडोल एक्स्ट्रा, तो मैं बार बार आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। आपको पता है ना पेनाडोल एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा होता क्या है? बेसिकली इन द पेनाडोल एक्स्ट्रा आपके पास एसिटामिनोफेन के साथ क्या होता है? कैफीन होती है। सही हो गया, कैफीन होती है। तो अच्छा, जो एर्गोर्स है ना वो मिग्रेन में यूज होते हैं। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग में यूज होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं यूट्रस की। मुझे बताएं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको मिग्रेन है, तो आप उसको एर्गोटामिन देंगे कि नहीं देंगे? इफ अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद द मिग्रेन, यू विल गिव, नो आप नहीं दोगे। ये क्या करवाएगी? ये अबॉर्शन करवा देगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मेडिसिन का पता ही ये चीज होनी चाहिए कि किसको नहीं देनी। ये तो सबको ही पता होता है कि किसको देनी है। ये अगर आपको पता होगा कि किसको नहीं देनी है, आप कभी भी गलत मेडिसिन नहीं दोगे। तो याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग में ये यूज होती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अगर आपने पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी तो वेसल्स बंद होंगी, वेसल्स बंद होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी। सही हो गया। अगर आप ये वाली ड्रग दे देते हो किसी फीमेल को जो कि प्रेग्नेंट है फॉर द माइग्रेन, तो यू आर गोइंग टू अबॉर्ट हर चाइल्ड। तो ये मसला होगा। फिर ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और पार्किंसन में ब्रोमोक्रिप्टीन यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग आगे भी पढ़ोगे। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, आप लोगों ने अगर एंडो पढ़ी हुई है या किसी को याद है, तो आपको याद है कि डोपामीन जो होता है, जो डोपामीन होता है वो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को कम करता है। आप लोग को याद है कि जो डोपामीन होता है वो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर होता है। यस, सो डोपामीन इज द इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ना, इट आल्सो एक्ट ऑन द डोपामीन रिसेप्टर। ये डोपामीन रिसेप्टर पे काम करती है। ये आप लोग पढ़ोगे सीएनएस में भी, उधर भी ड्रग आएगी। तो डोपामीन अगर उधर यूज होती है, तो मुझे बताएं, अगर ये डोपामीन एगोनिस्ट है तो पार्किंसन में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? इफ इट्स अ डोपामीन एगोनिस्ट, देन यू कैन यूज इट इन पार्किंसन और नॉट। सो यस, यू कैन यूज इट इन पार्किंसन। फिर उसके बाद हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब समझ आई? क्योंकि डोपामिन इज बेसिकली द इनहिबिटर ऑफ द प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे यूज करते हो। ट्रिप्टेन्स आर नाउ कंसीडरेबल प्रेफर्ड ओवर द एर्गोस। मिग्रेन में किसको प्रेफर करना है? यानी ट्रिप्टेन्स को। तो ट्रिप्टेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी, ये काफी ज्यादा पोटेंट कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा पोटेंट कंस्ट्रिक्टर है तो ये गैंग्रीन और इस्कीमिया करवा सकते हैं। इफ दे आर वेरी पोटेंट कंस्ट्रिक्टर, मैंने कहा है, आपने देखा है कि जो पोस्ट पार्टनर ब्लीडिंग होती है ना, वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये यूज होती हैं। तो याद रखना कि जो ये ड्रग्स हैं, दे आर वेरी पोटेंट वेस्कुलर कंस्ट्रिक्टर। तो ये वेसल्स को इतना अच्छा ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करती है कि इवन ये इस्कीमिया और गैंग्रीन करवा सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स सब वो हो गए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती है, उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगी। इसमें से सिर्फ एक ड्रग है, ये हेल्यूसिनेशन करवाती है, ये एमसीक्यूज बन सकता है। ये एलएसडी है। एलएसडी को आप कहते हो लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड। डाई इथाइल अमाइड। सही हो गया। इधर किसी को कोई मसला है इसमें? ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा हो गया। मिग्रेन बस हम देखने लगे हैं। ट्रिप्टेंस माइग्रेन में यूज होती है कि नहीं होती? अब जल्दी से बताएं, ट्रिप्टेन माइग्रेन में यूज होती है कि नहीं होती? अच्छा, ये होगी मिग्रेन में। किस पेशेंट में नहीं दी थी आपने? किस में नहीं दी थी? इन विच पेशेंट यू डिडंट गिव द ट्रिप्टेंस? इन द कार्ड। किसको नहीं दी थी ट्रिप्टेंस? नो, ट्रिप्टेंस किसको नहीं देनी? कार्डिक पेशेंट्स को नहीं देनी। सही हो गया, कार्डिक पेशेंट को नहीं देनी, हार्ट पेशेंट को। अर्गोटामीन पे आओ। अर्गोटामीन किस पेशेंट को नहीं देनी? अर्गोटामीन किस पेशेंट को नहीं देनी? यू वॉन्ट गिव इट इन प्रेगनेंसी। अब आगे आओ, एस्प्रीन और कैफीन किसको नहीं देनी? किस पेशेंट को नहीं देनी? एस्प्रीन प्लस कैफीन किस पेशेंट को नहीं देनी? खैर ये आगे मैं वैसे बताऊंगा। चलिए, हाँ, एक तरह से अल्सर कह सकते हैं।
याद रखें, कोई बच्चा आता है ना छोटा, उसको वायरल इन्फेक्शन साथ हो, उसको ये आपने एस्प्रीन नहीं देनी होती, वो रेस सिंड्रोम करवा देती है। वेरी गुड, एक ने बच्चों कह दिया। तो ये अभी आप लोग ने वैसे 2 दिन बाद जो लेक्चर है उसमें पढ़ना है, रेस सिंड्रोम हो जाता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो जाती है, तो ये उनमें नहीं देनी। सही हो गया। फिर उसके बाद एसिटामिनोफिन और कैफीन, ये आप ना कॉम्बिनेशन यूज करते हो, एसिटामिनोफिन और कैफीन, इनके कैफीन के, ये पेनाडोल एक्स्ट्रा है। हाँ जी, जो एलएसडी है वो एर्गोट है, एलएसडी एर्गोट है। फिर ओपियोइड होते हैं जो कि मिग्रेन में यूज हो सकते हैं। अच्छा, जो एलएसडी है ना वो, ये एर्गोट है। ये आप लोग पढ़ते हो, ये ब्रेन के रिलेटेड आप लोग पढ़ते हो एर्गोटिज्म में, ये मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये एलएसडी है, नॉट एलएसए, दिस इज एलएसडी। ये हेल्यूसिनेशन करवाता है, ये हेल्यूसिनेशन करवाता है, तो आप लोगों ने ये नहीं देनी। मतलब ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करवाता है। तो देखें, ये जो मैंने बताई है ना बातें, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, इनको लिख लें। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, इनको एक जगह पे लिख लें। एंड पे आपको कुछ रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता ना प्रॉफ में, मतलब आखिरी दिन ये चीजें पढ़ के जाना, आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह सारी सही होंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। ऑलमोस्ट ये ही सारी चीजें थी। चलें, अब हम अगला चैप्टर करते हैं। ये वाला चैप्टर आपको याद हो गया, काफी चीजें साथ साथ। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, उतनी देर अगली स्लाइड खोलने से पहले, जो हिस्टामिन की कौन सी जनरेशन के साइड इफेक्ट ज्यादा थे? हिस्टामिन की कौन सी जनरेशन के साइड इफेक्ट ज्यादा थे? फर्स्ट जनरेशन के, वेरी गुड। फिर मुझे बताएं, प्रेगनेंसी में कौन सी आपने हिस्टामिन दी थी? प्रेगनेंसी में कौन सी हिस्टामिन ड्रग्स दी? हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन, वेरी गुड। डॉक्सिलामीन प्लस पारिडॉक्सिन, ये आपने दी थी। फिर मुझे ये बताएं कि ज्यादा क्लिनिकल यूजेस किसके है, फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के? ज्यादा क्लिनिकल यूजेस, अगर सिर्फ कोई बंदा आता है, वेरी गुड, फर्स्ट जनरेशन के है। अगर कोई बंदा आता है उसको एलर्जिक है, सिर्फ एलर्जिक है, कौन सी जनरेशन की ड्रग दोगे? यू विल गिव ओनली सेकंड जनरेशन ड्रग। अच्छा जी, फिर उसके बाद कोई बच्चा आता है फ्लू के साथ, कोल्ड है, तो फिर कौन सी वाली ड्रग दोगे? कोल्ड फ्लू सब कुछ है उसको। देन जो सीरप्स होते हैं, उसमें कौन से एंटागोनिस्ट दोगे? कौन सी जनरेशन के? वेरी गुड, उसमें हम फर्स्ट जनरेशन के होते हैं जो कफ सिरप्स में होते हैं। फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आपने कौन सी वाली ड्रग है जो डेंटल सर्जरी में आप लोग यूज करते हो और क्यों यूज करते हो? डेंटल सर्जरी में कौन सी ड्रग है जो यूज करते हो और क्यों यूज करते हो? वेरी गुड, प्रोमेथाजीन यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? फंक्शन, वेरी गुड, सेडेशन के लिए यूज करते हो। फिर मुझे अब ये बताएं कि कौन सी ड्रग एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट उसका ज्यादा है, मतलब वो आप मॉर्निंग सिकनेस और इसके लिए आप लोग ज्यादा यूज कर सकते हो। कौन सी ड्रग्स हैं? वेरी गुड, साइक्लिजीन और मिथाइलिजीन, ये हो गए। फिर मुझे बताएं कि ओवर द काउंटर स्लीपिंग एड के लिए कौन सी मेडिसिन ज्यादा यूज होती है? ओवर द काउंटर स्लीपिंग एड के लिए कौन सी मेडिसिन ज्यादा यूज होती है? डाइफेनहाइड्रामीन एंड डायमंड हाइड्रोनेट, वेरी गुड। ये अब आपको आई होप याद हो गया होगा, ये सारा था। अच्छा, सिरोटिनिन में सबसे इंपॉर्टेंट एगोनिस्ट था 5-HT1। 5-HT1 एगोनिस्ट किस लिए यूज होता था? 5-HT1 एगोनिस्ट किस लिए यूज होता था? वेरी गुड, माइग्रेन के लिए। किस पेशेंट को नहीं दिया था? अब तो ये सबको याद हो जाना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं दिया था? कोरोनरी हार्ट डिजीज को। 5-HT3 एंटागोनिस्ट किस चीज के लिए यूज होते थे? 5-HT3 एंटागोनिस्ट, वेरी गुड, एंटीएमेटिक। कौन सा 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटीएमेटिक इफेक्ट नहीं है उसका? किसका एंटी में? एलोसेट्रॉन, वेरी गुड, एलोसेट्रॉन का नहीं है। एलोसेट्रॉन का यूज किया है? एलोसेट्रॉन का यूज किया है आईबीएस विद द डायरिया।
वेरी गुड। अर्गोटामीन का वेस्कुलर साइड इफेक्ट क्या है? अर्गोटामीन का वेस्कुलर साइड इफेक्ट क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेरी गुड, एंड इट मे लीड टू गैंग्रीन। फिर उसके बाद मुझे बताए कौन सी हेल्यूसिनेशन करवा सकती है? कौन सी ड्रग माइग्रेन में बेहतर है, ट्रिप्टेंस के अर्गोटामीन? यस, सो ट्रिप्टेंस आर बेटर, ट्रिप्टेंस आर बेटर। चलें, अब हम आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन कोसानाइड। ये वही चीजें हैं जो आप लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ के आए हुए हो, तो ये आप लोगों ने साथ साथ करवाना है, कोई इसमें मसले वाली मुश्किल वाली बात भी नहीं है। आप लोग को याद है, आप ल्यूकोट्राइन्स पढ़ते होते थे, थ्रोम्बोक्सिन A2 पढ़ते थे, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप लोग कहते थे कि एराकिडोनिक एसिड से ये बनते हैं ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। सही हो गया। अगेन आपको इसका ये टेबल आना चाहिए, ये टेबल में काफी अच्छे से लिखे हुए हैं ये चीजें। जो ये एमसेट वाला पोर्शन है ना, ये पूरा चैप्टर आना है, ये आज नहीं डिस्कस होगा, ये पूरा चैप्टर है 2 दिन बाद, तो वो पूरा चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास ये चीजें डिस्कस होनी है, ये थोड़ी सी हैं। ये आप लोग को सबको याद है कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, वहां पे फॉस्फोलाइपेज A2, इसको ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिकोस्टेरॉइड आप कहते थे कि बंद करता है, और आप कहते थे कि सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को अगर आपने खत्म करना है देन यू विल गो गिव कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। दैट्स व्हाई अगर किसी बंदे को आपने देखा है कि शॉक होने वाला होता है तो स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए, ये सारी चीजें ये सारे बंद हो जाए। अच्छा, ल्यूकोट्राइन बनने में लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। सही हो गया। लिपोऑक्सीजनेज को जो इनहिबिट करता है ना, वो ज़ैल्यूटन है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब ल्यूकोट्राइन ने किसी रिसेप्टर पे जाके काम करना है ना, इट विल एक्ट ऑन सम रिसेप्टर, तो इस रिसेप्टर को जो इनहिबिट करता है वो क्या होता है? वो ल्यूकास्ट होता है, जेफ्रूलोकास्ट आप एक पढ़ोगे, ये भी आप लोगों ने घरों में शायद मेडिसिन देखी हो। किसी ने नाम सुना है मुंटीलो कास्ट का? सुना होगा, इसका नाम तो काफी ने सुना होगा, मिंटीलो कास्ट, कोई खाता भी होगा जरूर, शायद ना सुना हो लेकिन आई होप सुना होना चाहिए इसका। फिर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। साइक्लोऑक्सीजनेज का आप सबको याद है कि एनसिड इज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये इसको इनहिबिट करते हैं, एनसिड इनहिबिट करते हैं। फिर आपको ये बात याद है कि इरिवर्सिबल इनहिबिट करते थे, लेकिन जो कॉक्स 1 होता था वो इंड्यूस नहीं हो पाता था, लेकिन जो कॉक्स 2 होता था वो एंडोथीलियम में होता था, इसलिए वो अपने आप को प्रोड्यूस कर लेता था। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी बातें। तो ये बेसिक सी इधर यूज होनी है आज, ये ना वेरी वेल रिटन इन कैप्लान। और अगेन मैं वही कहूंगा कि मिनी में घुसा मिठा के लिखा हुआ है, इसमें से आते हैं एमसीक्यूज ही हैं सबसे ज्यादा। कैप्लान से आज तक मैंने कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं देखा जो इससे कवर ना हो रहा, हर चीज कवर होती है, बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसने, और बहुत तेजी से रिवाइज आप कर सकते हो। ल्यूकोट्राइन्स, LT-B4 होता है, LT-AC-D4 होता है। B4 आप लोग पैथोलॉजी में किसी ने शायद पढ़ भी लिया हो जिसने इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, कि ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। ऐसा होता है कि नहीं? That LT-B4 is responsible for the attraction of the neutrophils, जिन्होंने इन्फ्लेमेशन पढ़ लिया होगा कि ये कीमो अट्रैक्टेंट होता है। और जो LT-AC4-D4 होता है, कल रेस्पिरेशन हमने पढ़नी है, कल रेस्पिरेशन में भी हम ये पढ़ेंगे। आप लोग को याद है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके फंक्शंस पढ़े थे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एनाफाइलैक्सिस। तो इफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, तो अगर हम इनके इफेक्ट को रिवर्स करेंगे तो हम ब्रोंकोडाइलेशन करवा सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो लाजमी लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ, वो टेबल एक बार रिवाइज जरूर करना। तो ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ना, अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आप दे देते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रोडक्शन कम करेंगे। फॉस्फोलाइपेज A2 इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन देंगे। अभी कल भी आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, तो आपको क्या लगता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कैन बी यूज्ड फॉर द एस्थमा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को एस्थमा के लिए यूज किया जा सकता है, स्टेरॉइड्स को। सो यस, यू कैन यूज स्टेरॉइड फॉर द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, यानी एस्थमा के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये आप लोग अभी कल के लेक्चर में भी देखोगे। ज़ेल्यूटोन इनहिबिट लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम,
जो कि ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस करता है, और फ्लूरोकास्ट रिसेप्टर का ब्लॉकर है। ये रिसेप्टर, जिस रिसेप्टर पे आके किसने लगना है, जिस रिसेप्टर पे आके ल्यूकोट्राइन में लगना है, ये इसको इनहिबिट कर देगा। यस, जो मोंटिलो कास्ट आप लेते हैं ना, वो बेसिकली ये फ्लूरोकास्ट है। वो क्या करता है, रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देता है। सही हो गया, मोंटिलो कास्ट सोडियम। तो ये मेडिसिन ली जाती है। और जो कोर्टिसोन है, तो एज्मा के लिए ये मस्ट भी आप लेते होंगे। तो ये आपको इसमें कोई मसला यहाँ तक, इसकी मेडिसिन में किसी को कोई मसला? अब ना थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन का आपको पता होना चाहिए कि करते क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन का स्टमक पे साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। कल आप लोगों ने मिसोप्रोस्टोल पढ़ा था कि इट कैन बी यूज फॉर द, मिसोप्रोस्टोल यूज होता है, कैन बी यूज फॉर द एसिड पेप्टिक डिजीज। मिसोप्रोस्टोल पढ़ा था कल, प्रोस्टाग्लैंडिन ही था वो भी, PGE1 आप लोग आज भी पढ़ोगे। तो साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। यानी आप ऐसे अगर एंसिड्स लेते हो, यानी आप एंसिड्स लेते हो, एंसिड्स आपको पता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं, इट मींस एंसिड अल्सर करवा सकते हैं। तो इट विल कंप्लीटली इंडिकेट दैट एंसिड कैन कॉज अल्सर्स, बिकॉज साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा अगर आप एंसिड लोगे। फिर रीनल वेजोडाइलेशन होगी। फिर उसके बाद ना कॉन्ट्रैक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, आप एक ड्रग पढ़ोगे जो कि आप अबॉर्शन के लिए यूज होती है। सही हो गया, अबॉर्शन के लिए यूज होती है। डक्टस आर्टरियोसिस का सबको याद है? डक्टस आर्टरियोसिस बचपन में होता था, वो बंद होना होता था, वो बंद होना जरूरी होता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में होता है, हम उसको ओपन भी रखना चाहेंगे। अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो जाए, ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो जाए, तो आप चाहोगे कि ये ओपन ही रहे? आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था एम्ब्रियो में कि अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो जाए तो आपको होता है कि डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहे। तो ये सारी चीजें आप लोग पर क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटिलेट एग्रीगेशन करवाता है, ये सबको याद होगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लेटिलेट एग्रीगेशन, दैट्स व्हाई आप यूज करोगे, जो कि प्लेटिलेट एग्रीगेशन को खत्म करें। ये सारे ना इनके यूजेस है। जब आपको मतलब पता होगी कि इसके काम क्या है, देन आप यूज कर सकते हो कि ये किस तरह क्या चीज कैसे होनी है। किस किस को याद है कि प्रोस्टासाइक्लिन का थ्रोम्बोक्सिन A2 से ऑपोजिट काम था? थ्रोम्बोक्सिन A2 जो हमारे पास प्लेटिलेट एग्रीगेशन करवाता है, और प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडाइलेशन करवाता है। प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडाइलेशन के अलावा क्या करवाएंगे, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को कम करवाएंगे। मुझे ये पहले बताएं कि ये वाली सारी बातें आपको पता है? ये सारे पॉइंट्स आप लोग को पहले से पता हैं कि नहीं बायोकेमिस्ट्री के? जल्दी जल्दी आंसर किया करें। तो ये सारे आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ये मैंने इकट्ठा टेबल में कर दिए थे। जो PGE1 है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये सारे आप लोग को फैक्ट एक जगह पे मिल जाएंगे। अब जो हम पढ़ते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बाद आपको पता है जो COX-1 है, वो मोस्टली टिश्यू में, जो आपको बताया थ्रोम्बोक्सिन A2 साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट करता है। COX-2 जो है ये ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में इन्वॉल्व होता है। ड्रग्स अब देखते हैं। PGE1, मिसोप्रोस्टोल। आप लोगों ने एनसेड इंड्यूस अल्सर देखे होंगे। एनसेड से कोई अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कमी की वजह से हो रहा है। तो फिर आप प्रोस्टाग्लैंडिन वाला अगर दे देते हो, PGE1 एनालॉग दे देते हो, तो यू कैन ट्रीट इट और नॉट। अगर एक अल्सर हो रहा है किसी चीज, उसी चीज की कमी की वजह से, आप वो चीज दे दोगे, यू कैन प्रिवेंट द अल्सर। सही हो गया। सो मिसोप्रोस्टोल आप दे देते हो, एनसेड इंड्यूस अल्सर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एल प्रोस्टाडिल, जिनके ना सबके नाम आने चाहिए, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं प्रॉफ में। एल प्रोस्टाडिल मेंटेन करता है पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। कोई बच्चा आ जाता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो जाती है, तो उसमें हमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को मेंटेन रखना है। अब मुझे बताएं, अगर ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस मेंटेन रखता है, तो अगर हम इसको
कम कर देंगे तो हम पेटेंट जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम इसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे देन वी कैन क्लोज इट और नॉट। सो इंडोमेथासिन यूज होती है। इंडोमेथासिन जो होती है ना, आप लोग कल पढ़ोगे कि ये एनसेड है, परसों आएगी, एनसेड है। एनसेड क्या करेगी? इसकी प्रोडक्शन को कम करेगी। जब कम करेगी तो ऑब्वियसली हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेजोडाइलेशन मेल इंपॉर्टेंस में यूज होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में अनलेस यूज एन अबॉर्टिफिकेंट। जो मिसोप्रोस्टोल होती है ना, मिफप्रेस्टोन के साथ यूज होती है एज अबॉर्टिफिकेंट। ये एंड पे मैं दोबारा से रिवाइज भी चीजें करवाता हूँ। पीजीई2, पीजीई2 जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अगर यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और उसकी सर्वाइकल रिपनिंग करता है तो एबॉर्टिफिकेंट यूज हो सकता है। अब इनके नाम कैसे याद करने हैं, इसके नाम मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पीजीई2 है ना, ई टू से डाई याद रखें, डाइनोप्रोस्टोन, डाई। पीजीई2 है तो डाई से याद करना है, डाइनोप्रोस्टोन। डाइनोप्रोस्टोन सर्वाइकल राइपनिंग और अबॉर्टिव कैंटर। पीजीई1 कैसे याद करोगे? पीजीई1 है मोनो एम से होता है तो मिसोप्रोस्टोल, मोनो एम से होता है तो मिसोप्रोस्टोल, ये एक याद कर लेना। अब किसको याद है कि PGF2 अल्फा ये आप लोगों ने रीड किया था लेटेनोप्रास फॉर द ग्लोकोमा? किसी को याद है ग्लोकोमा में आप लोगों ने कहा था दैट इट डिक्रीजेस द सिम्टम्स ऑफ द ग्लोकोमा? ये आप लोगों ने लेटेनोप्रास पढ़ा था, ये आप लोगों ग्लोकोमा के लिए ये वही चीज है। PGE2 भी था और PGF2 अल्फा भी, ये बोटिफ कैंट। आप देख रहे हो कि सारों का इफेक्ट आ रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। PGE1 देखा है आपने, उसमें कहा है कि मिसोप्रोस्टोल अबॉर्टिव कैंट कर सकती है। PGE2 देखा है आपने, उसमें कहा है कि ये अबॉर्टिव कैंट में आ जाएगी। PGF2 अल्फा देख रहे हो, उसमें आप कार्बोप्रोस देख रहे हो, वो भी आप देख रहे हो अबॉर्टिव। यानी हर चीज आपको अबॉर्टिव कैंट में नजर आ रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। एंड द लास्ट इज मेन चीज इज प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन में एपोप्रोस्टेरिनोल आती है। ये साल का भी अगर आप एमसीक्यूज देखें तो ये प्रोफ का एमसीक्यूज है। प्रोस्टासाइक्लिन यूज होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। मुझे बताएं कि एक चीज है जो वेजोडाइलेशन करवा रही है वो हाइपरटेंशन में यूज हो सकती है कि नहीं? इट इज यूज इन द पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड इट इज प्रोफ एमसीक्यूज। ये प्रोफ का एमसीक्यूज है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। प्रोस्टासाइक्लिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन में उसको ट्रीट करती है। प्लेटिलेट स्टेबलाइजर है और ये प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को क्या करती है? कम करती है। थ्रोम्बोक्सिन A2 से ऑपोजिट इफेक्ट है। अभी PGE2 और PGF2 आप पीछे पढ़ के आए हो, इनका क्या आपने देखा था? इनके क्या कॉमन चीज आपने देखी थी? मुझे बताएं, मुझे बताएं कि इसके कॉमन आपने क्या देखा था? PGE2 और PGF2, मैंने कहा था कि ये सब में ही आपको कॉमन नजर आ रहा है। ये आप सबको कॉमन नजर आ रहा है कि बोटिफिकेंट्स होते हैं। बिसाइड्स दिस बोथ इंक्रीज इन प्राइमरी, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना तो ये दोनों ज्यादा हो गए होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। और ये डिसमेनोरिया करवाते हैं, यानी पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो ये उसमें ज्यादा हुए होते हैं। फिर जो थेराप्यूटिक इफेक्ट एनसेड का है, आप एनसेड दोगे तो एनसेड ये पेन यानी पेनफुल डिसमेनोरिया है उसको कम करेंगे। वो किस तरह कम करते हैं? आप एनसेड दे देते हो तो वो इनके लेवल को कम करेंगे। तो मुझे बताएं अगर इनका लेवल कम हो जाता है तो डिसमेनोरिया होगा कि नहीं होगा? सो बेसिकली जब देखा गया इनका लेवल था ज्यादा। जब इनका लेवल ज्यादा है तो यू कैन गिव एनसेड, एनसेड विल डिक्रीज देयर लेवल। इनका लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन ट्रीट डिसमेनोरिया। ये बड़ी बेसिक सी प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये हो गया हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन से जो मतलब जितने आप लोगों ने। थ्रोम्बोक्सिन A2 का आपको पता है, अभी वो आगे भी एनसेड में भी आएगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? कौन सी ड्रग यूज करते हो? ये तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वैसे बताएं जल्दी से मुझे बताएं। थ्रोम्बोक्सिन A2 के लिए आप लोग क्या यूज करते हो?
यस एस्प्रिन। चलें अब आप पॉल के एमसीक्यू दी दो करें पहले। चलें एमसीक्यूज में आप लोग देख लें। हाँ जी, जो पूछे निम्स एंसिड है, यस निम्स इज एन एंसिड। निम्स एंसिड होती है, निम्स्यूलाइड होगी उसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे। So NIMS is also used for the dysmenorrhea। dysmenorrhea में NIMS भी यूज होती है, प्राइमरी dysmenorrhea में कह लो, तो इट्स ऑल्सो एन एंसिड। चलिए पोल एंड करते हैं। सो द राइट आंसर टू दिस इज aspirin. Which of the following drug inhibits thromboxane A2 much more effectively than the prostacyclin synthesis? तो एनसिड ही ये करते हैं, उसकी रीजन क्या होती है मुझे अब आप लोग बताएं। ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, आप सबको आनी चाहिए। व्हाट इज द रीजन? Why not prostacyclin? It is also a prostaglandin, बट क्यों ये सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन A2 को ज्यादा करती है? नो इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट स्टेप। आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा था वो जो चैप्टर का एक टेबल इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ था? कॉक्स को तो दोनों इनहिबिट कर देगी, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है। वेरी गुड। प्लेटिलेट्स डोंट हैव न्यूक्लियस। प्लेटिलेट्स में से क्या बनना होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2। सही हो गया, प्लेटिलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। प्लेटिलेट, अब मुझे बताएंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है तो प्लेटिलेट का एक्शन फिर कैसे होगा? मतलब कभी भी थ्रोम्बोक्सिन A2 पूरी जिंदगी नहीं बनेगा। मुझे बताएं कि थ्रोम्बोक्सिन A2 फिर पूरी जिंदगी नहीं बनेगा इस तरह। वेरी गुड, न्यू प्लेटिलेट्स बन जाएंगे। सही हो गया, न्यू प्लेटिलेट्स आ जाएंगे क्योंकि इनका आपको पता है कि लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। फिर उसके बाद जो होते हैं बाकी, प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस बाय द एंडोथेलियम एंड योर एंडोथेलियम हैव न्यूक्लियस। वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो प्रोड्यूस कर देगी। तो याद रखना है, ये बात पूछी जाती है। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए सेकंड पॉल, ये आंसर करें आप सब। चलें इसका भी अब हम आंसर देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अगले एमसीक्यूज भी कर दूं। आप लोग जिस जिसका आंसर रहता है वो जल्दी से लगा दें।
चलिए एंड पोल करते हैं। अब हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो द राइट आंसर इज डेल्टा। अच्छा मुझे बताएं बीटा आंसर क्यों नहीं है? व्हाई नॉट बीटा? व्हाई नॉट बीटा? ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। वहां से इट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। किधर से ड्राइव होता है वो? ऑक्सीटोसिन कहाँ से ड्राइव होता है? सो ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम, यस, हाइपोथैलेमस से आगे कहाँ जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सही हो गया। चलें अब हम एक और एमसीक्यूज करते हैं। इसका आंसर बताएं आप। एंड पे प्रिपरेशन फॉर द सर्जिकल कोरोनरी ऑपरेशन है, वो पूरा नहीं आ रहा था एमसीक्यूज। चलें इसको एंड करते हैं। और मुझे नजर आ रहा है कि इसका आंसर आप लोगों ने दिया है गलत, और बड़ा क्लोज कंपटीशन है सारे आंसर में। एंड बीटा इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर टू दिस एमसीक्यू। सबसे पहले तो लॉजिक समझे। सबसे पहले तो इन्होंने ट्रांसपोजिशन की, आपको बात समझ आ गई है कि जब ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो जाती है तो आपको पता है कि बेसिकली जो एओर्टा होता है और आपकी जो पल्मोनरी वेसल होती है उसके दरमियान में लिंक होता है डक्टस आर्टरी वेसल। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो बेसिकली आपको इससे क्या फायदा होगा? अब एओर्टा निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है एओर्टा? राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी कहाँ से निकल रही है वेसल? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा? सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आना होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताएं किधर आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। सही हो गया। अब एओर्टा राइट वेंट्रिकल में, इट मींस अब एओर्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को भेजेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो क्या होगा? इसका इलाज है सर्जरी। होनी तो है सर्जरी, लेकिन सर्जरी से पहले भी तो कोई चीज चाहिए ना कि आप उसको प्रोटेक्ट करो। डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जो है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या होता है कि अगर आप पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रखते हो ना तो कुछ ब्लड मिक्स हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उधर से जो ब्लड पल्मोनरी वेसल में जाएगा, वो पल्मोनरी वेसल से एओर्टा में कुछ चला जाएगा और वो एओर्टा से फिर आगे चला जाएगा। तो आप इसलिए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखवाओगे तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहेगा। जब सर्जरी करोगे उसके बाद आप बंद, ऑब्वियसली फिर वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे सकते हो। E2 डेल्टा इज द राइट आंसर। प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 भी यूज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 आप लोगों ने एलोप्रोस्टिडोल पढ़ा था। तो PGE1, यस मैंने बताया, वो भी यूज करते हैं। PGE2 भी यूज हो जाता है।
आपके जो है ना मिनी कैरियन, उन्होंने PGE2 में भी लिखा हुआ है, PGE1 में भी लिखा हुआ है, तो दोनों में ही हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई बेसिकली आता है, तो आप लोगों ने याद रखना है, तो ये आप लोग दे सकते हो। अब हम जल्दी से एक बारी अगर देखते हैं, कोई चीज रिवाइज करनी है आप लोगों ने, मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कि PGE1 किस किस चीज के लिए यूज होता था, PGE1 के यूजेस क्या क्या थे। जल्दी से जो यूज याद आता है बता दो। वेरी गुड, इट इज यूज फॉर द एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर। एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर होगा तब हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, वेरी गुड, मेल इंपॉर्टेंस। तीसरा, तीसरा क्या यूज आप लोगों ने पढ़ा था? वेरी गुड, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। PGE2 जो मैंने कहा था, टू से याद रखे, टाइनोप्रोस्टोन, वो किस लिए यूज होता था? उसका यूज क्या था? सो इट वाज अबॉर्टिव कैंट, और वो सर्वाइकल राइपनिंग भी करता था। सही हो गया। फिर मुझे बताएं, जो लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम था उसका इनहिबिटर कौन था, एंजाइम का इनहिबिटर? एंजाइम इनहिबिटर कौन था? जाइल्यूटन से, जाइल्यूटन से जो एंजाइम इनहिबिटर थे। मुझे बताएं, मोन्टिलोकास्ट एंजाइम इनहिबिटर है कि रिसेप्टर इनहिबिटर है मोन्टिलोकास्ट? मोन्टिलोकास्ट इज अ रिसेप्टर इनहिबिटर। सही हो गया, जिसको जेफ्रिलोकास्ट, मोन्टिलोकास्ट, और जो जाइल्यूटिन है, इट इज, सॉरी, जो जेफ्रिलोकास्ट है, मोन्टिलोकास्ट है, ये रिसेप्टर इनहिबिटर, रिसेप्टर। और जो जाइल्यूटिन है वो एंजाइम इनहिबिटर है। सही हो गया। फिर मुझे जल्दी से बताएं कि PGF2 अल्फा ये किधर यूज हुआ था? PGF2 अल्फा किधर यूज हुआ था? चलिए, बोटिफिकेंट हो गया, इसके अलावा एक और जगह यूज हुआ था। नो, डिस्मेनोरिया में यूज नहीं हुआ था, डिस्मेनोरिया में ये ज्यादा था। इस यूज नहीं हुआ था, ज्यादा था। यूज किस में हुआ था? ये PG2, अब देखें, आप लोग याद नहीं, लेटेनोप्रास जो था, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में यूज हुआ था। अच्छा जी, फिर मुझे अब उसके बाद आप लोग बताएं कि डिस्मेनोरिया में, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या ज्यादा होता था? प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या चीज ज्यादा होती थी? PGE2 एंड PGF2। सो फिर हम डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते थे? डिस्मेनोरिया को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते थे? वी यूज एनसेड। एनसेड में निम्स किसी ने पूछा था, तो यस, निम्स कैन आल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट, और मतलब उसके डिस्मेनोरिया के लिए यूज हो जाती है। सही हो गया। फिर प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज क्या बताया था? वेरी गुड, बाकी भी बताएं। इट वाज यूज इन प्रोस्टासाइक्लिन, वेजोडाइलेशन करवाएगी, डायलेशन वाला यूज सोचें, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करवाएगी। इट इज यूज फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे बताएं, आप सबको सब कुछ याद और समझ आ गया? आई होप ये आपको याद भी चीजें अभी हो गई होंगी, क्योंकि आई ट्राइड के ये MCQ पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपको अभी साथ साथ याद हो जाए, आपको सारी क्लिनिकल कंडीशंस पता लग जाए, कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो ये सबको समझ आ गया? इस टाइम याद भी हो गई है ना चीज़ें, आई होप। अब थोड़ा चेंज हुआ है कीमो से, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें, सही हो गया। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कम विद द रेस्पिरेटरी ड्रग्स, और फिर हम रेस्पिरेशन के रिलेटेड ड्रग्स पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, लाइक अस्थमा और COPD आएगा। बहुत मुश्किल वो भी नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ से यूज़ हो जानी है, कुछ पुराना नॉलेज यूज़ होना है, काफ़ी इजी चैप्टर है। फिर आफ्टर दैट अगले दिन एनसेड्स,
और अगर कोशिश हुई तो मैं रेस्पिरेशन में कोशिश करूंगा कि एनसेट का छोटा मोटा पोर्शन करवा दूं, ताकि फिर हमें एनसेट वाले दिन थोड़ा कम करना पड़े। आफ्टर दैट देयर विल बी द टेस्ट। तो ये चैप्टर थोड़े दो गंदे लगते होते हैं बच्चों को, बट आई विल रिकमेंड कि ये स्लाइड्स अच्छी तरह कर लेना, उसके बाद बुक से पढ़ लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़।